दोस्तों, एक लड़की बस 10 मिनट के लिए अपने घर से बाहर जाती है कोई सामान लेने। लेकिन दुकान से लौटते समय उसको उसकी चाची मिल जाती है। चाची का घर पास में ही था, तो उसने सोचा 5 मिनट में चाची के घर बैठ जाती हूँ। दोस्तों, वैसे तो वो अपनी माँ से कहकर निकलती है कि 10 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ, लेकिन 15 दिनों का ये बहुत ही दर्दनाक सफर उसका बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसी क्या क्या घटनाएं होती है उन 15 दिनों में, जिस पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही हैरान करने वाली ये कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये कहानी है दोस्तों प्रयागराज जिले में स्थित रामपुरा की। एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में 5 सदस्य रहते थे। पिता राम स्वरूप, माँ सरोज और 2 छोटी बहनें और एक बड़ी बहन जिसका नाम होता है रानी। रानी 19 साल की थी। रानी बहुत ही सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत ही बड़े बड़े थे। रानी उसके पिता की बहुत ही अच्छी बेटी थी। वो चाहती थी कि वो अपने परिवार वालों के लिए कुछ बेहतर करे। रानी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसका सपना हमेशा से था कि वो एक नर्स बने, गरीब लोगों की मदद कर सके। लेकिन दोस्तों, उसके सपनों के बीच गरीबी आ जाती है। गरीबी के चलते उसको जो है अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अब उसने पढ़ाई तो छोड़ ही दिया था। उसने सोचा मैं क्या करूं। उसने सिलाई का कोर्स ज्वाइन कर लिया। 3 महीने उसने सिलाई का कोर्स किया। उसके बाद एक मशीन लेके सिलाई का काम अपने घर में ही खोल लिया। अब धीरे धीरे ही उसे काम मिलने लगा। वो कभी किसी का ब्लाउज सिलती तो कभी किसी का ड्रेस, कभी किसी का सूट सलवार सिलती। इसी तरह से वो दिन रात मेहनत करती। इतनी मेहनत करने के बाद भी दोस्तों, वो महीने का बस 3 से 4 हजार ही कमा पाती थी। रानी के पिता रिक्शा चलाने का काम किया करते थे। एक दिन वो सुबह रिक्शा लेके निकले ही थे। जैसे ही वो रिक्शा चलाने लगे, उनका बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ ही गया था कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उसके पैरों में गंभीर चोटें आती हैं। अब डॉक्टर उनसे साफ साफ बोल देते हैं कि आप 3 से 4 महीने कोई काम नहीं कर सकते। दोस्तों, तभी से उनके बुरे दिन शुरू हो जाते। कभी उनके घर में खाने के लिए राशन खत्म हो जाता, तो कभी वो बिजली का बिल नहीं भर पाते, कभी उनके घर में मकान मालिक आके किराए के लिए बोलता। किराया ना मिलने की वजह से मकान मालिक रोज आता और उनको बेइज्जत करके जाता। रानी की माँ अंदर से टूट गई थी। वो ज्यादातर रातों को सो नहीं पाती थी और रात भर रोती रहती। माँ को रोता देख रानी हमेशा दिलासा देती, माँ तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं मर थोड़ी ना गई हूँ। आप देखना, मैं कुछ अच्छा ही काम करूंगी। भगवान अभी हमारे साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमारा साथ देगा ही नहीं। आप देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने दोस्तों बोल तो दिया था ऐसा, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता था कि वो ठीक कैसे करे। लेकिन वो अपनी माँ को रोज तसल्ली देती रहती। एक दिन शाम को काले बादल छाए हुए थे और बारिश होने वाली थी। रानी की माँ किचन में खाना बना रही ही होती है। तभी नमक का डिब्बा वो खोलती है तो देखती है नमक खत्म हो गया है। पहले तो वो खुद ही बाजार जाने लगती है नमक लेने, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगती है उसी टाइम उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। सरोज रानी से बोलती है कि रानी, जरा नमक खत्म हो गया है, नमक और सद्दत की गोली लेके आ जा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बाजार के लिए घर से वो निकल ही रही होती है कि उसकी माँ पीछे से आवाज देती है कि रानी, घर वापस जल्दी आ जाना, मौसम बहुत खराब है, तो जल्दी घर आना, कहीं रुकना मत। अब रानी बोलती है कि माँ आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं, मुझे बस 10 मिनट ही लगेगा, मैं जल्दी जाऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी, मैं कोई शहर थोड़ी ना जा रही हूँ जो आप मेरी इतनी फिक्र कर रही हैं। बारिश से वो गीली ना हो इसलिए वो नीले रंग का एक पुराना दुपट्टा अपने सर पे रख लेती है, एक थैला लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। अब बाजार पहुंच के रानी ने नमक खरीदी, दवाई खरीदी और घर की तरफ वो लौट ही रही थी कि पीछे से उसको एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो आवाज सुनती है वो रुक जाती है। पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी कमला चाची खड़ी थी। कमला चाची उसके पापा की मुंह बोली बहन थी। वो उनके घर के नजदीक ही रहा करती थी। कमला चाची बहुत ही तेज लेडीज थी। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को फंसा लिया करती, इसलिए ज्यादातर गांव के लोग उससे दूरी बना के रखते थे। रानी के रुकने के बाद कमला चाची रानी से बोलती है
कि अरे रानी कहाँ भागी जा रही है, आजकल तेरा आता पता ही नहीं है। मैं तुझे पिछले 5 मिनट से आवाज लगा रही हूँ लेकिन तू सुनती ही नहीं है। चाची इतनी बुरी है क्या? अरे नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपकी आवाज सुनी ही नहीं। आप बताओ कैसे हो आप? घर में सब ठीक है? कमला चाची बोलती है कि हाँ बेटी, सब सही है। तू कहाँ से आ रही है? रानी ने कहा कि चाची मैं नमक लेने गई थी। मम्मी का सर दर्द हो रहा था इसलिए मम्मी नहीं आ पाई, मम्मी ने मुझे भेज दिया। चाची बोलने लगी, चल घर चल, कुछ दिन मेरे साथ भी बैठ जा और मेरे साथ चाय पी ले। आज मैंने प्याज के पकोड़े बनाए हैं, तो चल तुझे भी खिलाती हूँ। अरे नहीं चाची, आज नहीं, कभी और। बारिश बहुत तेज होने वाली है और माँ ने कहा है कि जल्दी घर आ जाना। अगर मैं घर टाइम पे नहीं पहुंची तो माँ गुस्सा करेगी। अब दोस्तों कमला चाची उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाली, तुझे तो आज मेरे साथ चलना ही होगा। कमला चाची की जिद के आगे रानी हार जाती है। वो सोचती है कि मैं मना करूंगी तो कमला चाची को बुरा लगेगा, तो मैं 5 मिनट चली ही जाती हूँ इनके घर में और जल्दी से उसके बाद मैं अपने घर निकल आऊंगी। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि एक आदमी वहां पे बैठा हुआ है। लगभग 40 साल का आदमी था। हाथ में उसके एक चाय का कप था और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक अच्छा मोबाइल भी था। जैसे ही उस आदमी ने रानी को देखा तो बस उसे ऊपर से नीचे तक वो घूरता ही जा रहा था। रानी ने धीमी आवाज से पूछा, चाची ये कौन है? चाची फिर रानी से बोली, बेटा ये जगदीश है, ये शहर में काम करते हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अभी इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है तो आज ये मेरे घर घूमने आए हैं। रानी हिचकिचाते हुए बोलती है, अंकल नमस्ते। अब जगदीश मुस्कुराते हुए पूछने लगा, बेटी पढ़ाई करती हो या काम करती हो? तुम्हारी चाची बता रही थी कि तुम बहुत ही मेहनती हो। फिर रानी बोलती है, अंकल मैं सिलाई का काम करती हूँ। जगदीश, अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन इतनी मेहनत करती हो, तुम्हें क्या ही मिल रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 हजार। अब जगदीश दोस्तों उसको बहलाने फुसलाने लगता है कि देखो रानी, तुम बहुत मेहनत करती हो, हमारी कंपनी को भी तुम्हारी तरह ही लड़की की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी तुम्हें 30,000 रुपये महीना देगी। जैसे ही रानी 30,000 रुपये सुनती है वो बहुत चौंक जाती है, क्योंकि उसके लिए ये कोई सपने से कम नहीं था। वो बोलती है कि अंकल मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैंने बाहर काम भी नहीं किया है, तो काम क्या है? जगदीश को पता लग चुका था कि इसको बहुत ही नीड है पैसे की। अब वो बोलने लगता है कि अरे बेटा, इस काम के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। कंपनी एक मेहनती लड़की चाहती है जो तुम हो। रही काम की बात, काम ज्यादा कुछ है नहीं। मेरे बॉस की माँ जो है बीमार है, उनका ही देखभाल करना होगा। तुम्हारा रहना खाना सब कंपनी की तरफ से ही मुफ्त होगा। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारा सारे खर्चे कंपनी ही उठा रही होगी तो तुम्हारा तो पूरा का पूरा 30,000 बचेगा ही। अब जगदीश की बातों को हवा देते हुए कमला चाची भी बोल पड़ती है, देख रानी, भगवान ने आज मेरे घर में इनको तेरे लिए ही भेजा है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। देख रानी, अगर तेरा कुछ अच्छा होगा तो तू अपने घर वालों की मदद ज्यादा से ज्यादा कर सकेगी। तुझे पता है कि तेरे पिताजी अभी काम नहीं कर रहे हैं। तेरे घर के खर्चे, तेरी बहनों की पढ़ाई और तेरे पिताजी की जो दवाइयों का खर्च, ये तो एक अच्छी जॉब करेगी तभी कर पाएगी। रानी कमला चाची की बातें सुन के कुछ सोचने लगती है। वो सोचती है कि कमला चाची बोल तो सही रही है। कुछ देर सोचने के बाद वो बोलती है कि ठीक है अंकल, मैं अपने माता पिता से पूछ कर आती हूँ। जगदीश जैसे ही रानी की बात सुनता है, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो फिर से अपना जाल बिछाने लगता है। बोलता है, अरे हाँ बेटी, फैमिली की मंजूरी भी बहुत जरूरी है। वो फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसाने लगता है। लेकिन बेटे, इंटरव्यू का आज ही लास्ट दिन है। अगर आज हम मौके पे नहीं पहुंचे तो ये नौकरी हमारे हाथ से चली जाएगी। जगदीश की बातों पे जोर पड़े इसलिए चाची भी बोल पड़ती है, अरे रानी, बस 2 घंटे की ही तो बात है, फिर मैं तुझे खुद घर छोड़ के आऊंगी। और रही बात तेरी माता पिता की, जैसे ही उन लोगों को पता लगेगा कि तू एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दे के आई है और तेरी को 30,000 रुपये महीना मिलेगा, तो उन लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
अब रानी इतने बहलाने फुसलाने के बाद उन लोगों की बातों में आ ही जाती है। वो सोचती है कमला चाची तो मेरी खुद की ही घर की बंदी है, वो तो गलत बोल ही नहीं सकती। उसको नहीं पता था कि वो उसके लिए जाल बिछा रही है। वो बोलती है कि ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन हो सके तो जल्द से जल्द मुझे घर वापस लेके आ जाना, वरना मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। अब वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। गली के कुछ ही दूरी पे एक सफेद रंग की कार खड़ी थी, जिसमें ऑलरेडी दो लोग और मौजूद थे। वो रानी को कार में बैठने के लिए बोलते हैं। रानी और चाची दोनों ही कार की पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। अब कार चलने लगती है। अब वहां रानी को निकले हुए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, तो यहाँ रानी की माँ भी बहुत परेशान होने लगी। परेशान होकर वो रानी को इधर उधर ढूंढने लगी, आने जाने वाले लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं। रानी कार में बैठ तो गई थी, लेकिन कार में बैठकर उसे कुछ अजीब लगने लगता है। वो चाची से बोलती है कि चाची मुझे घुटन हो रही है, क्या मैं खिड़की खोल दूं? रानी की बात सुन के आगे बैठा आदमी जो कार चला रहा था, वो खिड़की और दरवाजे दोनों ही लॉक कर देता है। ड्राइवर को ऐसा करते देख वो अपनी चाची से बोलती है कि चाची मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे आप घर वापस ले चलो। मैं अपने घर में ही काम करूंगी, मुझे नौकरी नहीं करना और ना ज्यादा पैसे कमाने हैं, आप प्लीज मुझे घर वापस ले चलिए। कमला चाची उसकी बात को इग्नोर कर देती है। अब दोस्तों रानी को डर लगने लगता है। उसको समझ में आ चुका होता है कि वो फंस चुकी है। वो हाथ पांव चलाने लगती है और बोलती है गाड़ी रोको, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। उसको चिल्लाते देख पीछे वाला आदमी उसके मुंह में एक कपड़ा रख देता है, जिस वजह से वो कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाती है। अब उधर पूरे गांव में हड़कंप मच गई थी रानी के लापता होने से। पिता ने भी अब ज्यादा देरी नहीं की और थाने में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। वहां पुलिस भी अपनी खोज करना शुरू कर देती है। वहां जगदीश और कमला रानी की बेहोशी की हालत में उसे लखनऊ ले जाके एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद जगदीश कमला से बोलता है कि तुम गांव वापस चली जाओ, नहीं तो गांव वालों को तुम पे शक होगा। कमला उसे वहीं छोड़ के तुरंत निकल जाती है। अगली सुबह रानी की जब आंख खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। उस कमरे के अंदर बहुत ही अंधेरा था और कुछ टूटी फूटी फर्नीचर रखे हुए थे। साइड में एक मटका रखा हुआ था पानी का। अब दोस्तों वो घबरा कर उठ जाती है और चीख पुकारना शुरू कर देती है, दरवाजा पीटना शुरू कर देती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। कुछ ही देर के अंदर दो महिलाएं अंदर आती हैं। उनकी उम्र लगभग रानी की जितनी ही थी। वो दोनों बोलने लगती है कि देखो यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम भी कभी तुम्हारी तरह ही यहाँ लाए गए थे, हम भी इसी तरह से रोज चिल्लाते थे, रोते थे, बिलखते थे, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। अब तुम इस दुनिया को ही अपनी दुनिया मानो। उनकी बातों को सुन के रानी बहुत ही हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ। वो बोलने लगती है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन दोनों हंसते हुए कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर की ओर चली जाती हैं। उधर गांव में पुलिस अपनी पूछताछ जारी रखती है और पूछते पूछते वो कमला के घर भी पहुंचती है। कमला से जब पूछताछ करती है पुलिस, तो कमला बिल्कुल अनजान बनते हुए पुलिस को बताती है कि मैं रानी के बारे में कुछ नहीं जानती, मेरी उससे काफी टाइम से मुलाकात भी नहीं हुई। ये बोलकर बातों को काट देती है कमला। पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं, कमला जगदीश को फोन लगाती है और सारी बातें बता देती है और बोलती है कि रानी को जल्दी से जल्दी किसी ग्राहक को बेच दो, नहीं तो हम बुरे फंसेंगे। वहां रानी रोज उसी तरह से रोती और चिल्लाती रहती। उसे उस कमरे में बंद किए हुए पूरे 12 दिन हो चुके थे। वो सोचने लगी कि रोने से कुछ नहीं होगा, अगर मैं ऐसे ही रोती रही तो मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे हिम्मत रखनी होगी। अब वो वहां के लोगों पे नजर रखने लगी। उसी रात दो लोग आपस में बात कर रहे थे और रानी उनकी बातें सुन रही थी। वो दोनों बोल रहे थे कि अरे तुझे पता है, जगदीश सर को इस लड़की के लिए एक अच्छा ग्राहक मिल गया है जो मुंह मांगा पैसा भी देने के लिए रेडी है। अगर सब कुछ सही रहा तो 1-2 दिन में ये लड़की हम उस ग्राहक को बेच देंगे। वो सेठ हमें बहुत ही अच्छे पैसे देने के लिए तैयार है इस लड़की के लिए।
जैसे ही पैसे मिलेंगे हमारी तो ऐश ही ऐश है। दोस्तों ये सारी बातें रानी सुन रही होती है। वो घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूं। वहां गांव में पुलिस वालों को खबर मिलती है कि कुछ महीने से ऐसे ही लगातार लड़कियां गायब हो रही थी। अब पुलिस भी सख्ती में आ जाती है और उन सारी जगहों पे जाती है जहां लड़कियों का सौदा हुआ करता था। ऐसे करते करते ही उनको सूचना मिलती है कि लखनऊ में भी एक बड़ा कोठा है जहां लड़कियां सप्लाई होती हैं। अब पूरी पुलिस की टीम लखनऊ के कोठे में जा पहुंची। अब कोठे के अंदर जैसे ही पुलिस पहुंचती है, वो रानी की तस्वीर एक महिला को दिखाते हैं। महिला जैसे ही रानी की तस्वीर को देखती है, वो पसीने से लथपथ हो जाती है और डर के मारे वो मना कर देती है पुलिस वालों को। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को उसके ऊपर शक हो जाता है क्योंकि उसकी बातों में हिचकिचाहट थी, जिस वजह से पुलिस वाले उसे हिरासत में ले लेते हैं और सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ के दौरान वो बताती है कि इस लड़की को जगदीश सेठ, एक अमीर सेठ को 5 लाख में बेचने वाले हैं कल। वो महिला पुलिस वालों को उस जगह का नाम भी बता देती है। अगले दिन महिला के बताए हुए जगह पर पुलिस पहुंचती है और जाकर पहरा देने लगती है। दोस्तों जैसे ही जगदीश और उसके साथी रानी को वहां लेकर पहुंचे, वो रानी का सौदा कर ही रहे होते हैं, तभी पुलिस वाले वहां जाकर ढाबा बोल देते हैं। पुलिस वालों को देखकर सब डर के मारे इधर उधर हो जाते हैं। हलचल मचने लगती है, लोग भागने लगते हैं। दोस्तों वहीं भागम भाग में रानी के पैरों में भी चोट लग जाती है। वहीं एक महिला कर्मचारी देखती है कि रानी को चोट लग गई है, तो वो हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है। महिला कर्मचारी बोलती है कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। रानी उनको बताती है कि यहाँ पे मेरी ही तरह बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई हैं। पुलिस वाले अब उस जगह पर जाकर बाकी लड़कियों को भी आजाद करवा देते हैं। पुलिस वाले जगदीश और कमला चाची और उसके साथियों को पकड़ लेती है। फिलहाल दोस्तों रानी अपने गांव पहुंचती है, बट वो गांव पहुंचने के बाद भी बहुत सहमी सी रहती है। उसे देख के उसके गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों जगदीश और कमला चाची पे मुकदमा दर्ज होता है। वो लड़कियों को बहलाने, फुसलाने और लड़कियों को बेचने के जुर्म में अदालत उनको उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन दोस्तों उम्र कैद की सजा उनको मिल तो जाती है, लेकिन यहाँ रानी की भी जिंदगी कोई अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि वो जो है सहमी हुई थी, डरी हुई थी। उसको लोगों के तानों का सामना करना पड़ता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, तानों से तो नहीं बच सकते ना। तानों के चलते उसके मम्मी पापा उसकी दूसरी गांव में जाके शादी तय करवा देते हैं एक लोहार से। आज वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 2 बच्चे हैं उनके। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक ले टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।